हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शाखा स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं डीएसएसबी 2026 के लिए जो हमारे जनरल पेपर के प्रैक्टिस सेट्स की सीरीज चल रही है। उसमें आज हमारा 35वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 34 प्रैक्टिस सेट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आई होप कि आपने वो सभी प्रैक्टिस सेट देख लिए होंगे। अगर आपने वो सभी प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो जाकर आप एक बार प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लें। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप सभी प्रैक्टिस सेट्स को देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इन प्रैक्टिस सेट में हम टोटल 50 क्वेश्चंस करते हैं, जिनमें पाँचों सब्जेक्ट जो आपके डीएसएसबी के जनरल पेपर में पूछे जाते हैं, उनके आपको 10 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। मेन पेपर में आपके 20 क्वेश्चंस होते हैं पर सब्जेक्ट और टोटल क्वेश्चन आपके 100 होते हैं। लेकिन हम यहाँ पर 50 क्वेश्चंस करते हैं, जिसमें हर सब्जेक्ट के 10 क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है, जिससे कि आपके पाँचों सब्जेक्ट जो हैं वो रिवाइज होते रहें और टाइम भी ज़्यादा यहाँ पर ना लगे। इसलिए हमने 50 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट्स यहाँ पर कर रखे हैं। चलिए चलते हैं अपने पहले सेक्शन पर, जो होता है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी का। इसके हमको यहाँ पर 10 क्वेश्चंस करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले, निम्नलिखित श्रृंखला में केवल एक अक्षर समूह गलत है, उस गलत अक्षर समूह का चयन करें। इन द फॉलोइंग सीरीज ओनली वन लेटर क्लस्टर इज इनकरेक्ट। तो इसमें आपका कोई ना कोई पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा होगा, हमको वही देखना है, और इनमें से कोई एक क्लस्टर जो है वो उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा होगा। तो हमने पिछले सेट्स में देखा था, 2-3 सेट्स में, कि जो क्वेश्चन था वो आपके लास्ट वाले में जाकर हमको पता चलता था कि जो आपका आंसर है वो मतलब कौन सा वाला है, यानी कौन सा जो है वो हमारा अक्षर समूह नहीं है। तो हम क्यों ना इस बार स्टार्ट करते हैं लास्ट वाले से ही। अगर हमें लास्ट वाले से मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम फिर स्टार्टिंग से ही शुरू कर देंगे। देखिए, आर होता है आपका 18, आर होता है 18, एस होता है 19, टी 20, यू आपका 21, यहाँ पर 22, और देखिए 23 आना चाहिए था इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 24 है। तो देखने में लग रहा है कि आपका एस पी एक्स यहाँ पर क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ पर एस पी डब्ल्यू आना चाहिए था इसके अकॉर्डिंग। देखिए, आर 18, एस 19, टी 20, यू 21, वी 22, तो फिर यहाँ पर 23 आना चाहिए था, लेकिन 24 वाला एक्स यहाँ पर लिखा है, तो ये ही आपका गलत हो जाएगा। तो कभी कभी आपको ऐसे भी देखना होता है कि अगर स्टार्टिंग से आपके जो आंसर नहीं मिल रहे हैं तो आप जो लास्ट वाला है उससे देख सकते हैं, और पहली बार में ही आपका यहाँ पर आंसर मिल गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये रहा, प्रत्येक शब्द में, अच्छा इनमें देखिए क्या करना है, प्रत्येक स्वर में यानी कि वोवल में आपको एक ठीक बाद वाला यानी कि +1 करना है, और प्रत्येक कॉन्सोनेंट में आपको एक माइनस करना है। तो हमने आपको क्या बताया था, ए ई आई ओ यू, इसके आगे वाला क्या है, ए के आगे बी है, क्योंकि हमें क्या है, कॉन्सोनेंट में -1 करना है और वोवल में +1 करना है। तो वोवल देखिए, हम जानते हैं कि ए ई आई ओ यू जो है, इनके बाद लगातार कोई भी दो जो लेटर हैं वो आपके वोवल नहीं होते हैं, इसलिए हमें +1 वाले की ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। हमें देखना है कि कॉन्सोनेंट्स में एक माइनस करना है, तो जो वोवल के बाद वाले कॉन्सोनेंट हैं वो क्या इनमें किसी में आ रहे हैं। तो ई के बाद आता है आपका, ई के बाद आता है एफ, आई के बाद आता है जे, ओ के बाद आता है आपका पी, और यू के बाद आता है आपका वी। तो ये जिस भी क्लस्टर में आपके ये मिल जाएंगे तो समझ लेना वहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, वहाँ पर वोवल आ जाएगा, क्योंकि हमें कॉन्सोनेंट में -1 करना है। तो इनमें -1 करते ही हमारे पास एक वोवल यहाँ पर आ जाएगा। तो ये क्या बी किसी में है, तो बी आपका किसी में नहीं है, एफ किसी में है, एफ भी किसी में नहीं है, जे भी आपका यहाँ पर किसी में नहीं है, पी की अगर बात करें तो पी देखिए इसमें है और इसमें है, यानी कि ये दोनों हम यहाँ पर नहीं ले सकते, क्योंकि हमको बताना है कि जिसमें स्वर नहीं आएगा, जिसमें वोवल नहीं आएगा। तो पी अगर हमारा इसमें है तो एक हम पहले जाएंगे तो आपका ओ आ जाएगा, यानी इसमें भी ओ आ जाएगा और इसमें भी ओ आ जाएगा, तो इसको हमने यहाँ पर हटा दिया है। उसके बाद वी है हमारे पास, तो देखिए यहाँ पर वी और भी किसी में नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 हमारे एलिमिनेट हो चुके हैं, अब बचे 2, तो इनमें क्या है हमारा कोई ना कोई यहाँ पर, इसमें कोई भी वोवल नहीं है, तो इनमें आपका वोवल यहाँ पर 2 में आ रहा है। ठीक है, तो 2 में आपका वोवल आ रहा है और 2 में आपका कोई भी वोवल नहीं है, तो आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा, पी क्यू आर एस टी यू वी में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होती है। ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है इस टाइप का। ठीक है, हम मंडे से चलते हैं, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसने क्या कहा है, जो जो इसने बोला है बस उसी को देखते हुए चलेंगे और यहाँ पर आंसर हमारा आ जाएगा। क्यू की परीक्षा के बाद केवल वी की परीक्षा होती है। ठीक है, क्यू के बाद केवल वी की परीक्षा है, तो यानी कि क्यू की परीक्षा यहाँ पर होगी और वी की परीक्षा यहाँ होगी, क्योंकि क्यू के बाद वी है बस, उसके अलावा कोई नहीं है, तो ये आपके सैटरडे संडे के यहाँ पर आपके फिक्स हो जाते हैं। उसके बाद बात करें, ओनली वीज एग्जाम इज आफ्टर क्यू, चाहिए ये बात हमने यहाँ पर लिख दी है। ओनली 3 पीपल हैव देयर एग्जाम बिटवीन क्यू एंड आर, क्यू और आर के बीच में सिर्फ 3 लोगों की परीक्षा है, यानी कि 1 2 3। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 3 को छोड़कर हम यहाँ पर यू लिख सकते, क्यू और आर लिख देंगे, तो आर की परीक्षा आपकी ट्यूसडे को हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्या है, ओनली 3 पीपल हैव देयर एग्जाम बिटवीन क्यू एंड आर। हाँ, ये तो हो चुका है हमारा।
क्यू एंड आर। यूज एग्जाम इज इमीडिएटली बिफोर आर। यू का जो एग्जाम है वो आर से एकदम पहले, यानी कि यू आपका मंडे को हो जाएगा। अब हमारे पास 3 प्लेसेस बचे हैं और इन 3 प्लेसेस को यहाँ पर हमें भरना है। ये कह रहा है कि टीज एग्जाम इज ऑन वन ऑफ द डेज आफ्टर एस। टी का एग्जाम जो है वो एस के बाद है। टी का एग्जाम क्या है, वो एस के बाद है। ठीक है, एस के किसी दिन एक दिन बाद है, लेकिन ऑन दी वन डे बिफोर पीज एग्जाम, लेकिन पी से क्या है, पहले है। तो देखिए ये हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा, यानी कि टी बीच में रहेगा, एस आपका पहले होगा, पी आपका बाद में होगा। तो हमारे देखिए 3 यहाँ पर दिन बचे हुए हैं, तो इनको हम यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। इस तरह से सबकी जो एग्जाम है वो किस दिन है ये हमने पता लगा लिया है। अब इसने पूछा है कि हाउ मेनी पीपल हैव देयर एग्जाम बिटवीन एस एंड वी। एस और वी के बीच में कितने लोगों का एग्जाम है। तो एस आपका ये रहा, वी आपका ये रहा, तो 1, 2 और 3 लोगों का एग्जाम है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा, दिए गए अक्षरों के समूह में कौन सा हैश और एंड की जगह लेना चाहिए ताकि ये दोनों इधर भी और इधर भी दोनों में आपका सेम पैटर्न फॉलो हो। अब देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि WJH। तो पहले वाले में अगर हम देखें तो ZOS है, इससे क्या है आपका WJH आ रहा है। तो हम यहाँ पर पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करते हैं। देखिए Z से आया W, यानी कि Z26 होता है, W23 होता है, यहाँ पर -3, O15 होता है, J आपका 10 होता है, तो यहाँ पर क्या -5 हो रहा है, S आपका 19 होता है और H आपका 8 होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कितना माइनस हो रहा है, ये यहाँ पर आपका कितना माइनस हो रहा है, 11, -11 हो रहा है। ठीक है, -11 हो रहा है। लेकिन अगर हम YSL की बात करें, YSL ये आएगा आपका, ये दे रखा है, और इसके बाद हमें यहाँ पर VKI क्या है, VKI है। तो क्या इसमें भी ये पैटर्न हमारा फॉलो होता है। तो देखिए y में से अगर हम 3 माइनस करते हैं, y 25 होता है, 25 में से 3 गया तो हमारा 22 यहाँ पर आ गया, बिल्कुल सही है। ऐसा आपका 19 होता है, 19 में से हमने कितना माइनस किया था, -5 किया था, तो 19 - 5 आपका 14 आता है। तो ये क्या यहाँ पर 14 है, 14 नहीं है, 11 है। इसका मतलब पहला वाला आंसर हमारा नहीं होगा। इस तरह से हमें यहाँ पर सबको चेक करना है। तो जब हम चलते हैं चेक करते हुए, तो यहाँ पर देखिए क्या बनता है हमारा। एक हमने चेक कर लिया है क्या, अच्छा ये इसका नंबर देखें, यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, ये नंबर 1 नहीं है, ये मतलब ये हमारा, इस नंबर को आप हटा देंगे, ये क्वेश्चन है और बाकी ये 4 हमारे ऑप्शन है। ठीक है, तो पहला वाला हमने यहाँ पर चेक कर लिया है, ZOS और VKI, तो इससे हमारी बात नहीं बनी है। तो हम यहाँ पर देखते हैं VNI। तो पहला क्या था हमारा, Y था, S था और L था। तो पहले में हमारा क्या -3 था, दूसरे में हमारा -5 हो रहा था और तीसरे में हमारा -3 हो रहा था। तो हम Y से -3 जब हम गए थे तो हमारा V आया, बिल्कुल सही था। S से हम जब -5 अगर करें, इससे अगर हम -5 करते हैं तो S 19 था, 14 यानी कि हमारा N आना चाहिए, और L हमारा 12 है, 12 में से -3 करेंगे तो 9 यानी I आना चाहिए। तो VNI जो होगा वो आपका यहाँ पर देखिए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 वाला जो होगा वो यहाँ पर सही होगा। वैसे तो ये ऑप्शन आपका 2 है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये नंबरिंग गलत हो गई है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो यहाँ पर दिख रहा है ये आपका सही पैटर्न हो जाएगा। क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, -3, -5 और -3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये रहा, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 में से बताना है कि कौन सा अलग है। आई होता है आपका, देखिए नंबर आपको याद होना है, पोजीशन आपको याद होनी चाहिए। आई 9 होता है, एन आपका 14 होता है, उसके बाद जे आपका 10 होता है, ओ आपका 15 होता है। तो यहाँ पर देखिए 5 का गैप है, यहाँ पर भी 5 का गैप है, यानी कि +5 हो रहा है। गैप में भी क्या है आपका, +5 हो रहा है। एम आपका 13 है, आर आपका 18 है, तो यहाँ पर क्या है +5 हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एन आपका 14 है और टी आपका क्या है 20 है, तो यहाँ पर देखिए +6 हो रहा है। अब हम एक का और पता लगते हैं कि पैटर्न में +6 है या फिर +5 है। एक से ही हमें यहाँ पर पता लग जाएगा। एफ आपका 6 है, के आपका क्या है यहाँ पर 11 है, तो यहाँ पर +5 हुआ। जी आपका 7 है, एल आपका 12 है, तो यहाँ पर भी +5 ही हुआ है, यानी कि ये एकमात्र ऐसा है जिसमें +6 हो रहा है, तो यही आपका अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर अलग हो जाएगा। तो यही आपका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर वही पूछा है कि कौन सा संबंधित नहीं है, कौन सा ग्रुप से अलग है। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, एक्स और वाई की जगह कौन सी संख्या होनी चाहिए ताकि दोनों साइड, इसके दोनों साइड क्या है हमारा सेम पैटर्न फॉलो हो। तो देखिए एक्स से आया आपका 80 और 12 से आया वाई। हमें एक्स और वाई की जगह बतानी है क्या। अगर एक्स की जगह हम 10 रखते हैं तो देखिए 10 से आपका 80 आ रहा है, तो 10 से 80 कब आ सकता है, जब 10 × 8 हो। और हमारे यहाँ पर 12 है, अगर हम 12 में यहाँ पर 8 करेंगे तो यहाँ पर देखिए 100 नहीं आएगा। ठीक है, 100 नहीं आएगा, तो पहला वाला हमारा आंसर नहीं हो सकता है। अगर हम दूसरे की बात करें, दूसरा क्या है हमारा 9 है और 110 है, तो 9 है हमारा, तो 9 से 80 कैसे आ सकता है ये हम देखें। तो अगर हम 9 का स्क्वायर करके -1 कर दें तो 80 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से क्या है हमारा 12 है, तो 12 का अगर हम स्क्वायर करें तो ये आपका 144 आता है, और -1 करेंगे तो 143, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है, यानी कि ये भी हमारा क्या है आंसर
नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं थर्ड वाला ऑप्शन क्या है। थर्ड वाला ऑप्शन आपका दे रखा है 10, तो 10 है, 10 से आया आपका क्या 80, तो 10 इंटू क्या है 8 हमने यहाँ पर किया, 10 इंटू क्या किया 8 किया, 10 इंटू 8 जब यहाँ पर किया तो आपका 80 आ गया, और यहाँ पर 12 है, तो 12 इंटू 8 अगर करेंगे, 12 इंटू 8 अगर करेंगे तो ये आपका 96 आएगा, लेकिन यहाँ पर 110 है। तो ये भी हमारा पैटर्न यहाँ पर फॉलो होता हुआ नहीं दिख रहा है। उसके बाद हम अगर बात करें 9 की, उसके बाद इस लास्ट वाले ऑप्शन, देखिए यही हमारा ऑप्शन हो सकता है क्योंकि ये 3 हमारे ऑप्शन नहीं है। देखिए 9 आया है, 9 से 80 कैसे आ सकता है, हम ये देखें, और फिर 12 से 100 कैसे आ सकता है, ये हम बनाने की कोशिश देखिए करते हैं। देखिए कैसे क्या होगा, 12 से, अच्छा ये आपका 110 था और ये क्या था आपका 10 था, तो 9 से 80 लाने के लिए हम क्या करेंगे, या तो 9 स्क्वायर -1 करें, लेकिन यहाँ स्क्वायर इसमें फॉलो नहीं होगा। यहाँ पर हम 9 में से एक माइनस कर दें, अगर 8 इंटू 10 करें तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका 80 आएगा, और ये 12 में से हम अगर 1 माइनस कर दें 11 और फिर इंटू 10 करें तो 110 आ जाएगा। देखिए यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो आंसर होगा वो हमारा 4 वाला नहीं बल्कि थर्ड वाला हो जाएगा। हमारा आंसर जो होगा वो 4 वाला नहीं थर्ड वाला हो जाएगा। पैटर्न हमको क्या मिला है, तो देखिए पैटर्न हमको मिला है कि जो पहला वाला है, पहले वाले में से हमको -1 करना है, यानी कि x में से -1 करना है और इंटू 10 कर देना है, तो आपका आंसर जो है आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 10 है, 10 में से -1 किया 9 आया, 9 इंटू 10 किया तो 90 आया, 9 इंटू 10 किया तो आपका क्या आया यहाँ पर, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, थर्ड वाला भी नहीं, ऑप्शन आपका यहाँ पर सेकंड वाला सही होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर सेकंड वाला सही होगा। क्यों क्यों होगा, देखिए ये 9 है, तो 9 में से एक हमें माइनस करना है, 9 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 8, और 8 में हमको 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ जाएगा। अब यहाँ पर 12 दिया हुआ है, तो 12 में से हम 1 माइनस करेंगे 11 आएगा, इंटू 10 करेंगे तो 110 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो पैटर्न हमारा वो फॉलो हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। यहाँ पर कुछ कथन दिया है और कुछ जो है आपकी अवधारणाएं दी हैं, अजम्पशंस दी हैं, तो आपको बताना है कि कौन सी जो है अजम्पशन यहाँ पर वैलिड हो सकती है। मैं अपने घरेलू सामान बेचना चाहती हूँ, इसलिए मैं सभी सामानों की तस्वीर आपकी ईमेल आईडी पर भेज दूंगी, सोनाली ने बेंद्रे से कहा। अब इसमें अवधारणाएं क्या हो सकती हैं, तो इसमें जो अवधारणाएं हैं वो आपकी, बेंद्रे सोनाली के घरेलू सामान के लिए अच्छी कीमत दे सकती है। दूसरा है कि बेंद्रे सोनाली के घरेलू सामान की बिक्री में सहायता कर रही है। इसने क्या कहा है कि बेंद्रे सोनाली के घरेलू सामान के लिए अच्छी कीमत दे सकती है, तो ये ज़रूरी तो नहीं है कि वो अगर फ़ोटो भेज रही है, मतलब अगर वो बेंद्रे को फ़ोटो भेज रही है तो ज़रूरी नहीं है कि बेंद्रे ही उस सामान को खरीदे और उसकी अच्छी कीमत दे। हो सकता है बेंद्रे फिर उसे किसी और को भेज दे और फिर क्या करे, वो सामान जो है उसका बिक जाए। यानी कि यहाँ पर पहला वाला जो है वो श्योरिटी नहीं दे रहा है कि वो अच्छी कीमत दे सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दे, अगर उसको पसंद नहीं आया तो पहले वो देखेगी, पसंद आएगा तो वो करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। तो पहला वाला अजम्पशन जो है वो यहाँ पर आपका श्योरिटी नहीं दे रहा है। दूसरे की बात करें कि बेंद्रे सोनाली के घरेलू सामान की बिक्री में सहायता कर रही है, ये बात बिल्कुल सही है कि वो बिक्री में उसकी हेल्प कर रही है। अगर उसको पसंद नहीं आएगा तो फिर वो किसी और को ईमेल कर देगी, तो इससे हो सकता है कि किसी और को वो पसंद आ जाए और इसका जो सामान है वो यहाँ पर बिक जाए। तो केवल अवधारणा आपकी सेकंड वाली जो है वो यहाँ पर वैलिड हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्लस को डिवीजन से और मल्टीप्लिकेशन को नेगेटिव से अगर इंटरचेंज कर दिया जाएगा तो इसका आंसर क्या होगा। तो 44 डिवाइडेड बाई 11 आ जाएगा, और डिवाइड को क्या क्या किया है यहाँ पर प्लस किया है, 6 माइनस को मल्टीप्लाई किया है और मल्टीप्लाई को माइनस किया है, तो आंसर क्या आएगा, ये देखिए 4 आ जाएगा, +6 -3, तो 4 3 7 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका ये रहा, आपको बताना है कि कौन सा जो है यहाँ पर आपका पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देखिए जी होता है आपका 7, के होता है 11, तो यहाँ पर 4 का गैप है, F 6 होता है, जी आपका 10 होता है, 4 का गैप है, N आपका 14 है, R 18 है, 4 का गैप है, M 13 है, Q 17 है, यहाँ पर भी आपका 4 का गैप है। अब देखिए दो में हमें 4 के गैप मिल गए हैं, तो डेफिनेटली सब में 4 का गैप होना चाहिए, और जिसमें नहीं होगा वही आंसर हो जाएगा। Q आपका 17 है, U आपका 21 है, तो यहाँ पर 4 का गैप है, P आपका 16 है और V आपका 22 है। तो देखिए यहाँ पर गैप आपका 4 नहीं बल्कि 6 का है, तो यही आपका डिफरेंट हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और हमें चेक करने की जरूरत भी नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपका ये रहा, ये आपका क्या है, फ्लोर से रिलेटेड है। 6 फ्लोर यहाँ पर है और इन पे बताना है कि कौन से फ्लोर पर कौन रहता है, और बाद में हमको ये बात पहले तो एडजस्ट करना है कि कौन से फ्लोर पर कौन रहता है, और उसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी पीपल लिव बिटवीन F एंड S, F और S के बीच में कितने लोग रहते हैं ये बताने हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6 फ्लोर हमने यहाँ पर बना लिए हैं। सबसे पहले इसने क्या कहा है, Q lives on an even numbered floor but not on the
4। क्यू जो है वो आपका एक इवन नंबर फ्लोर पर रहता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो मतलब 4 पे नहीं रहता, या तो 2 पर होगा या तो 6 पर होगा। देखिए तो 1 2 3 4 पहले ही इसने 2 पॉसिबिलिटीज़ दे दी हैं, तो हम दोनों को लेकर चलेंगे। तो क्या है पॉसिबिलिटी हमारी, क्यू जो है आपका या इवन नंबर पर है लेकिन 4 पर नहीं है, तो क्यू आपको या तो 2 पर होगा या तो क्यू आपका 6 पर होगा। एक में हमने 2 पर मान लिया और दूसरे में हमने 6 पर मान लिया। बाद में ये हो जाएगा हमारा फाइनल कि कौन सा पर होगा, जैसे-जैसे आगे कंडीशंस हम पढ़ते जाएँगे। उसके बाद आगे ये क्या बोल रहा है, 2 पीपल लिव बिटवीन क्यू एंड ई, क्यू और ई के बीच में दो लोग रहते हैं, ठीक है? तो 2 लोग आपके, अगर क्यू यहाँ है तो ई आपका यहाँ हो जाएगा, ठीक है? ये बीच में आपके ये 2 लोग आ गए, और इस वाले में अगर देखें तो क्यू और ई आपका यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ये 2 लोग जो हैं वो यहाँ पर आपके आ जाएँगे, ठीक है? इसके बाद देखते हैं आगे क्या कहा है। आगे इसने बोला है, अगली कंडीशन क्या है, आर लिव्स ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर बट नॉट फ्लोर 1। आर जो है आपका ऑड नंबर प्लेस पर फ्लोर पर रहता है, लेकिन 1 पर नहीं रहता है, ठीक है? तो 1 को तो हमें छेड़ना ही नहीं है, 1 पर, क्योंकि ये रहता ही नहीं है। तो या तो 1 पर नहीं रहता, या तो 3 पर होगा या तो 5 पर होगा। तो देखिए अगर इसमें देखें तो यहाँ पर आपका 3 पर होगा, कौन, आर, आर की बात चल रही है। आर आपका या तो यहाँ होगा, और इसमें देखें तो आर आपका यहाँ पर हो सकता है। अभी भी हमें कुछ क्लियर नहीं हुआ है कि कौन सी वाली, ये एक तरह से बिल्डिंग है आपकी, हमें नहीं पता है कि कौन सी बिल्डिंग को लेकर हमें चलना है। अभी थोड़ी देर में ये सब क्लियर हो जाएगा। 2 पीपल लिव्स बिटवीन आर एंड पी, आर और पी के बीच में 2 लोग रहते हैं। आर और पी के बीच में कितने, 2 लोग रहते हैं। तो यहाँ पर हम देखिए पी बना सकते हैं, और इस वाले में अगर देखें तो आर आपका यहाँ है, तो पी हमारा कहाँ जाएगा, 6 फ्लोर पर आ जाएगा। पी हमारा 6 फ्लोर पर आ जाएगा। पी आपका यहाँ पर कहाँ जाएगा, 6 फ्लोर पर आ जाएगा। उसके बाद बात करें, एव एस लिव्स इमीडिएटली बिलो आर, एस जो है वो आर के एकदम नीचे रहता है। तो देखिए आर के नीचे यहाँ पर आपका क्यू आ गया है, इसका मतलब ये वाली जो बिल्डिंग हमने बनाई ये आपकी गलत है, क्योंकि एस जो होगा वो आर के तुरंत नीचे होगा, तो आर के तुरंत नीचे इसी में आ सकता है, क्योंकि इसी में खाली जगह है। तो ये वाली बिल्डिंग को हमें लेकर चलना है। अब एक बचा है, उसको हम फर्स्ट फ्लोर पर बिठा देंगे। तो फर्स्ट फ्लोर पर आपका कौन आएगा, क्यू आ गया, आर एस ई पी। अब हमारा बचा है सिर्फ यहाँ पर एफ, तो एफ आपका यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर आ जाएगा। ये वाली बिल्डिंग आपकी यहाँ पर गलत हो गई, और ये वाला जो पैटर्न है बिल्कुल यहाँ पर सही चला। अब जिसने जो क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर करते हैं कि एफ और एस के बीच में कितने लोग रहते हैं। एफ आपका फर्स्ट पर है, एस आपका फोर्थ पर है, बीच में कितने लोग हैं, 1 2 2 लोग हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे यहाँ पर हो चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर, जो है आपका जनरल अवेयरनेस का, जिसके हमको यहाँ पर 10 क्वेश्चंस करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सरकार के प्रमुख के रूप में कार्य करता है और मंत्री परिषद के साथ संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। Who among the following act as the head of the government and with the council of ministers is collectively responsible to the parliament। तो देखिए भारत में आपका क्या होता है, भारत में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें प्रेसिडेंट जो है वो आपका नॉमिनल हेड होता है। क्या होता है, नॉमिनल हेड, आपका नॉमिनल हेड होता है। लेकिन जो मेन पावर होती है वो किसके हाथ में होती है, वो आपके प्राइम मिनिस्टर के ही हाथ में होती है, ठीक है? प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होता है, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है कौन, पीएम, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। प्रेसिडेंट कौन है, ओनली नॉमिनल हेड होता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये रहा, मैचिंग का क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग रिवर्स विद द स्टेट दे ओरिजिनेट। अच्छा, एक साइड में आपको यहाँ पर नदियाँ दी हुई हैं और दूसरी साइड में स्टेट के नाम दिए हैं जहाँ से वो निकलती हैं, जहाँ से वो ओरिजिनेट होती है। गंगा आपकी कहाँ से निकलती है, तो ये सब जानते हैं, गंगा आपके गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जो कि आपका उत्तराखंड में है। तो ए का आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। ए का आंसर सेकंड आपका देखिए एक ही ऑप्शन में है, पहले से ही आपको आंसर मिल गया है, बाकी आपको यहाँ पर देखने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार इनको देख लेते हैं। कृष्णा नदी जो है वो आपकी यहाँ पर महाराष्ट्र में, कृष्णा नदी आपकी महाराष्ट्र हो जाएगा, कहाँ पर, महाबलेश्वर के पास से निकलती है। चंबल की बात करें तो चंबल आपकी मध्य प्रदेश से निकलती है, और मध्य प्रदेश में कहाँ, आपकी जानापाव की जो पहाड़ियाँ हैं, जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है। और कावेरी जो है वो आपकी कर्नाटक में आपके ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से के पास से निकलती है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। तो ये चारों जो हो जाएंगी हमें याद भी रखनी है, कहीं पर कैसे भी पूछी जा सकती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 322 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज मेड इन आर्टिकल 322 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 322 में क्या कहा गया है, एक्सपेंसेस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उनकी बात यहाँ पर की गई है। तो पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एक्सपेंसेस हैं, ऑप्शन नंबर 2 आपका दिख रहा है, उनकी बात यहाँ पर हुई है। अगर आर्टिकल 320 की बात करें, ये 22 है, अगर आर्टिकल 320 की बात करें तो उसमें जो आपके पब्लिक सर्विस कमीशन के 320 में क्या है, पब्लिक सर्विस कमीशन के जो कार्य होते हैं उनकी बात यहाँ पर आती है आर्टिकल 320 में। और इस तरह से यहाँ पर क्या है,
व्यय वाला जो होगा वो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये रहा, मेंडल ने किसके आधार पर स्वतंत्र अपव्यूहन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का नियम प्रस्तावित किया था? मेंडल प्रपोज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ डैश। तो किसके आधार पर किया था? डाई हाइब्रिड क्रॉसेस। ऑप्शन ए जो होगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मेंडल को क्या कहा जाता है? मेंडल जो है आपके फादर ऑफ जेनेटिक भी कहे जाते हैं, आनुवंशिकता के पिता भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो डाई हाइब्रिड क्रॉसेस जो है इसका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये रहा, संवैधानिक सुधारों के लिए भेजे गए निम्नलिखित में से किस मिशन ने डोमिनियन स्टेट की पेशकश की थी? विच ऑफ द फॉलोइंग मिशन सेंट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म ऑफर्ड डोमिनियन स्टेट टू इंडिया? तो देखिए, इसके बारे में हमने पहले भी एक प्रैक्टिस सेट में बात की है, जब हमारा क्वेश्चन आया था क्रिप्स मिशन से रिलेटेड। ठीक है, क्रिप्स मिशन जो आया था भारत में वो आपको पता होना चाहिए कब आया था, वो आपका 1942 में आया था। और इसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा था कि हम भारत को एक डोमिनियन स्टेट बना देंगे, लेकिन हमारी तरफ से भारत जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिस्सा ले। लेकिन क्या क्या हुआ था, इसको मना कर दिया था। जो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको ठुकरा दिया था, मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि इसमें जो आईएनसी के लोग थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लोग थे, वो कंप्लीट फ्रीडम की बात यहाँ पर कर रहे थे, पूर्ण स्वराज्य की बात इन्होंने की थी, लेकिन ये एक डोमिनियन स्टेट यहाँ पर का प्रस्ताव लेकर आए थे। तो ये ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, क्रिप्स मिशन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की यहाँ पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, निम्नलिखित में से किसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से शादी की थी, विवाह किया था? हु अमंग द फॉलोइंग मैरिड द लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी? कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड या फिर समुद्रगुप्त? तो देखिए, चंद्रगुप्त फर्स्ट जो थे, चंद्रगुप्त प्रथम, ये एक बड़े प्रतापी राजा थे और फर्स्ट पावरफुल लीडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी इनको माना जाता है। यानी गुप्त वंश के सबसे जो महान शासक थे पहले, वो इनको माना जाता है। ठीक है, और अगर आपसे बात करें तो गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे, आप सभी जानते हैं, वो थे आपके कुमारगुप्त। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आपका पूछ लिया जाता है वंशों के जो संस्थापक हैं उनके बारे में। तो इन्होंने चंद्रगुप्त फर्स्ट ने अपना जो साम्राज्य का विस्तार किया था, और चंद्रगुप्त और कुमार देवी के पुत्र से समुद्रगुप्त जो थे, इनके कौन थे? पुत्र थे, चंद्रगुप्त और कुमार देवी के। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट ही आपको यहाँ पर सही आंसर होगा। तो समुद्रगुप्त कौन थे? इनके पुत्र थे, चंद्रगुप्त प्रथम और लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के पुत्र थे। और जो समुद्रगुप्त थे, उन्होंने अपने आप को क्या कहा था? उन्होंने अपने आप को लिच्छवी दोहित्र, यानी कि लिच्छवी के वंशज की उपाधि भी इन्होंने अपने आप को दी थी। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि लिच्छवी दोहित्र किसको कहा जाता है? तो वो थे आपके समुद्रगुप्त, जो कि आपके चंद्रगुप्त प्रथम और लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के पुत्र थे। उसके बाद बात करें अगर हम यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय की, तो चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पत्नियाँ थी, उनकी जो रानियाँ थी, उनमें एक आपकी कुबेर नागा है और दूसरी है आपकी ध्रुव देवी। और चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे वो किसके पुत्र थे? वो आपके समुद्रगुप्त के पुत्र थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, मैं एक बार फिर से इसको बता देता हूँ। चंद्रगुप्त प्रथम और लिच्छवी राजकुमारी के पुत्र कौन थे? समुद्रगुप्त थे। और समुद्रगुप्त के जो पुत्र थे, बेटे थे, वो थे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय। कुमारगुप्त कौन थे? ये आपके संस्थापक थे गुप्त वंश के, गुप्त डायनेस्टी के। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा, लिच्छवी राजकुमार से किसने विवाह किया? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गरीबों को उपयोग में आसानी से उपलब्ध होने वाला मुख्य खाना पकाने का ईंधन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कुकिंग फ्यूल इजिली अवेलेबल टू द पुअर फॉर यूज? तो यहाँ पर देखिए, गरीबों की बात हुई है, तो जलाऊ लकड़ी और गैस सिलेंडर आसानी से उपलब्ध नहीं है, और वैसे भी 860 रुपये का सिलेंडर गरीबों के लिए खरीदना इतना आसान भी नहीं होता है। गैस सिलेंडर और मिट्टी का तेल, तो यहाँ पर भी देखिए मिट्टी के तेल की बात आ रही है। गैस सिलेंडर और बिजली, तो यहाँ पर भी गैस सिलेंडर और बिजली की बात आ रही है। जलाऊ लकड़ी और गोबर के उपले, देखिए गरीब लोग जो हैं अपना इन्हीं से काम चला लेते हैं, जंगल में जाकर अपने लकड़ी चुन कर ले आते हैं, और जो अपने गाय या भैंस पालते हैं, उनके गोबर से वो उपले बनाकर उन्हें सुखाकर और अपने खाने पीने का इंतजाम, ईंधन का इंतजाम कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज का प्रावधान करता है? तो ये आपका कौन सा आर्टिकल है? तो ये है आपका आर्टिकल नंबर 338। ठीक है, सॉरी 326 जो है, ये आपका जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है उसके बारे में बात करता है। अगर बात करें
आर्टिकल 368 की, तो वो पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन कर सकता है। कौन सा है ये? आर्टिकल 368। बात करें अगर 338 थी 338 की, तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट जो है वो आपका 338 के अंडर आता है। और 358 की अगर बात करें तो ये 358 ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ये क्यों है? क्योंकि अगर 358 मतलब 358 ये बताता है कि कोई बाहरी मतलब देश में अगर युद्ध हुआ है या कि कोई बाहर से किसी ने आक्रमण कर दिया है, तो नेशनल इमरजेंसी की घोषणा अगर हो जाती है, तो आपके जो आर्टिकल 19 में जो आपके 6 मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, वो अपने आप सस्पेंड हो जाएंगे। वो आपके जो है यहाँ पर उन पर बैन लग जाएगा। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो आपके 6 हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ असेंबल है, एसोसिएशन है, मूवमेंट है, रेसिडेंस है और प्रोफेशन है, ये आपके सस्पेंड हो जाएंगे। फिर आप अपनी मर्जी से ये काम नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो थर्ड वाला भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 358। इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, उत्तराखंड में हुए उस अभियान का नाम क्या है जिसका उद्देश्य वनाग्नि और प्रदूषण को कम करना है? व्हाट इज द नेम ऑफ कैंपेन इन उत्तराखंड व्हिच एम टू रिड्यूस फॉरेस्ट फायर एंड पोल्यूशन? जंगल बचाओ प्राण बचाओ, ये नहीं है। पिरुल लाओ पैसे बचाओ, ये आपका सही उत्तर है, ये नहीं है और ये नहीं है। ठीक है, ये पिरुल क्या होता है? तो पिरुल जो है आपका जो चीड़ होता है, चीड़ का पेड़ होता है, उसकी सूखी पत्तियां बहुत जल्दी आग पकड़ती हैं। तो उत्तराखंड सरकार ने क्या कहा है कि जो चीड़ की पत्तियों को लाएगा, जिसे पिरुल कहते हैं, जो पिरुल को लाएगा उसके बदले में उनको उसके एक्सचेंज करके पैसे दिए जाएंगे, जिससे कि जंगल की आग को बचाया जा सके और जो जान माल की हानि होती है उससे बचा जा सके। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 और जीएस के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा पर्व गणगौर किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं ये आपका राजस्थान में मनाया जाता है। ठीक है, देखिए गण का मतलब क्या होता है? गण का मतलब होता है शिव। ठीक है, और गौर आपका गौरी के लिए, और गौरी किसको कहा जाता है? माँ पार्वती को कहा जाता है। ठीक है, तो इन दोनों की पूजा यहाँ पर होती है और इसको क्या कहा जाता है? गणगौर, जो कि आपका राजस्थान में प्रचलित है। और ये क्यों किया जाता है? जो पूजा की जाती है ये आपकी सौभाग्य और जो आपके मैरिटल लाइफ में सुख है उसके लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इस तरह से आपके जीएस के भी 10 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। चलते हैं अपने मैथमेटिक्स वाले सेक्शन पर, जिसके आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एक मोबाइल फोन का मूल्य 3 वर्षों की अवधि में 64,000 से घटकर 27,000 हो गया है। यदि वार्षिक चक्रवृद्धि मूल्यह्रास होता है तो वार्षिक मूल्यह्रास दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि 64,000 से कितना हो गया है? 27,000 हो गया है, 27,000 हो गया है। तो इसको हम रेशो में लिख लेते हैं। करना चाहें तो आप इसको इजीली उस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन। ठीक है, इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। लेकिन जब भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें और 3 वर्षों की बात करें तो हमें क्या करना है? पहले इसको रेशो में ले लेना है। तो रेशो में लिया तो ये 0 से 0 कटी, 64 आया और आपका 27 आया। इसकी क्योंकि 3 वर्ष की बात हुई है तो इसका क्यूब रूट ले लेंगे। दोनों साइड हमने क्यूब रूट ले लिया। तो ये आपका किसका क्यूब होता है? तो ये होता है 4 का और ये होता है 3 का। ठीक है, यानी कि पहले 4 थी और अब क्या वैल्यू हो गई? अब आपकी यहाँ पर 3 हो गई। तो कितनी कम हुई? एक वैल्यू कम हुई। कितने पर? 4 पर। तो 1/4 मल्टीप्लाई 100, तो ये कितनी बार कट जाएगा आपका? 25। तो 25% यहाँ पर क्या है? ये कंपाउंडेड था। आपकी रेट की वैल्यू क्या आ गई? 25% यहाँ पर आपका आंसर आ जाता है। अब चाहें तो इसको दूसरे वाले मेथड से भी कर सकते हैं, जो कि आपका क्या है? ये फॉर्मूले से हमने बताया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? ये आपका यहाँ पर 27,000 हो जाएगा। पी आपका यहाँ पर 64,000 हो जाएगा। 1 प्लस आर जो है वहाँ यहाँ पर आपका देखिए आर यहाँ पर क्योंकि जो यहाँ पर घटा है मूल्य, तो हम 1 प्लस ना करके इसको 1 माइनस आर अपॉन 100 लिखेंगे। बस ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है और आंसर जो है वो यहाँ से भी आपका 25% ही आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये रहा, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन बताना है, जिसकी रेडियस 7 है और स्लैंट हाइट जो है वो आपकी 10 सेंटीमीटर है। तो इजीली हम इसको यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए जो शंकु होता है, जो आपका कोन होता है, उसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने कल भी किया था, वो होता है आपका पाई आर एल। ठीक है, और जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है आपका पाई आर एल प्लस आर ब्रैकेट में होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले पाई आर एल निकाल लेते हैं। पाई की वैल्यू होती है आपकी 22/7, आर यहाँ पर 21 दिया है, तो 21 इंटू हाइट जो तिर्यक ऊंचाई है, जो तिरछी ऊंचाई है, जिसे स्लैंट हाइट कहते हैं, वो आपकी 36 है। तो 7 से ही आपका कटा 3 बार, ये कितना आ गया आपका? 22, ये 66। 66 में 36 की मल्टीप्लाई करनी है, तो 36 में 66, 36 छिक्का 216 और यहाँ भी आपका 216, तो 6 7 3 2, 2376 जो होगा वो आपका यहाँ पर
आ जाएगा। तो 2376 इसमें नहीं है, इसका मतलब एक ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या है, एलिमिनेट हो गया है। अब ये तो आपका एलिमिनेट हो चुका है। अब हमें देखिए यहाँ पर क्या है, आपका टोटल सरफेस एरिया भी निकालना होगा। तो टोटल सरफेस एरिया हम जानते हैं क्या होता है, ये आप देख सकते हैं पाई आर एल प्लस आर। पाई आपका यहाँ पर क्या 22/7 होगा, आई हमारा 21 है, एल आपका एल 36 है और आर 21 है। तो 7 से ये आपका 3 बार कटा, ये भी क्या आ गया आपका 66 आया, इंटू 21 और 36 यहाँ पर कितना हो जाता है, ये आपका 57 हो जाता है। इसकी भी जब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 6×7 = 42 और 6×5 = 30 और 4 = 34, ये भी आपका 342 होगा। तो ये आपका 2 6 और 7 3 3762 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा, 3762। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर इसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों फाइंड कर लिए हैं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 15। तो 15 से डिवाइड होने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए 15 के फैक्टर क्या होते हैं आपके 5 × 3। इसका मतलब जो नंबर आपका 15 से डिविजिबल होगा डेफिनेटली वो 5 से भी होगा और आपका 3 से भी होगा। तो देखिए जो फोर्थ वाला ऑप्शन है ये आपका 5 से डिवाइड हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें यूनिट डिजिट आपका 3 है और 5 से जो नंबर डिवाइड होते हैं उनके यूनिट डिजिट या तो 0 होगा या तो आपका 5 होगा। तो एक ऑप्शन आपका यहाँ पर पहले ही एलिमिनेट हो चुका है। दूसरा क्या है, दूसरा ये है, अब हमें देखना है कि 3 से डिविजिबिलिटी का रूल हम जानते हैं कि अगर जो संख्या के नंबर्स हैं उनका सम अगर 3 से डिविजिबल है तो वो पूरी संख्या आपकी 3 से डिविजिबल होती है। यहाँ पर देखिए 7 3 10 और 5 15 आ रहा है, यानी कि 3 से डिविजिबल है और यूनिट डिजिट 5 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5 से भी डिविजिबल हो जाएगा। अगर इसकी बात करें तो 4 7 4 11 11 5 16 आ रहा है, 16 आपका 3 से डिवाइड नहीं होता है, 5 से तो हो जाएगा, तो ये आंसर नहीं होगा। 595 की अगर बात करें तो ये आपका क्या है, देखिए 5 से तो डिविजिबल है लेकिन 5 5 10 और 9 19 19 आ रहा है जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पर पाइप एंड सिस्टर्न से रिलेटेड है। तो चलिए इसको देखते हैं क्या है। पाइप ए एंड बी कैन फिल एट एम्प्टी टैंक इन 12 आवर्स एंड 18 आवर्स। पाइप ए जो है वो आपका 12 में और पाइप बी आपका 18 आवर्स में फिल कर सकता है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, सबसे पहला काम है इनका एलसीएम। तो आपका क्या आ जाएगा, 36 यहाँ पर आ जाएगा। तो 12 3 36 और 18 2 36, यानी ए की जो एफिशिएंसी है वो हमारे पास 3 आ गई और जो बी की एफिशिएंसी है वो हमारे यहाँ पर क्या आ जाती है, 2 आ जाती है। तो 36 जो है वो आपका यहाँ पर टोटल वर्क एक तरह से आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 36 यूनिट पानी जो है उस टैंक में आ सकता है। अभी आगे क्या कहता है, ये कह रहा है कि बोथ वर ओपनड एट द सेम टाइम आफ्टर 3 आवर्स इट वाज नोटिस दैट बाय मिस्टेक द वेस्ट पाइप वाज आल्सो ओपनड अलोंग विद द पाइप ए एंड बी। ये कह रहा है कि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है। तो दोनों पाइप अगर एक साथ खोल दिया जाता है तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो ए की कैपेसिटी जो है 3 है और बी की कैपेसिटी यहाँ पर 2 है। तो ए और बी की कंबाइंड कैपेसिटी यहाँ पर 5 है, यानी ए और बी जो है 5 यूनिट टैंक को 1 मिनट में या 1 घंटे में भरते हैं। घंटे की बात चलिए तो घंटे की बात करेंगे, यानी कि 5 यूनिट जो है वो काम करते हैं और 36 यूनिट यहाँ पर टोटल है, जो पानी भरना है वो टोटल 36 यूनिट है और ए और बी दोनों मिलकर 5 यूनिट यहाँ पर भरते हैं। अब इसने नोटिस किया कि दोनों को एक साथ क्या है, दोनों को एक साथ खोला गया और 3 घंटे बाद ये देखा गया कि एक वेस्ट पाइप था, यानी कि जो निकाल पानी उससे निकल भी रहा था तो वो भी खुला हुआ था, वो भी खुला हुआ छोड़ दिया था। उन्होंने क्या किया कि दैट वेस्ट पाइप वाज इमीडिएटली क्लोज, उस पाइप को एकदम तुरंत वहीं पर बंद कर दिया गया। कितने देर बाद, 3 घंटे बाद बंद कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद कहता है द टैंक वाज फिल्ड इन ए टोटल ऑफ 8 आवर एंड 24 मिनट। जो टैंक है वो टोटल 8 घंटे और 24 मिनट में भरा गया। अब ये कह रहा है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू वेस्ट पाइप टू एम्प्टी द कम्प्लीटली फिल्ड टैंक। तो जो वो वेस्ट पाइप खुला रह गया था, अगर पूरे टैंक को भर दिया जाए तो वो पूरे टैंक को वेस्ट पाइप कितनी देर में खाली कर देगा। अच्छा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा यहाँ पर आपको सोचना है और आंसर आपका ईजिली आ जाएगा। अब देखिए इसने क्या कहा है कि टैंक जो है कुल 8 घंटे 24 मिनट में भरा गया। तो ये कितने घंटे हम इसको मान सकते हैं, तो 24 मिनट को हम यहाँ पर घंटे में बदलते हैं। ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 6 चौक 24 और 6 दाई 60, यानी कि 2/5। कितना आ जाएगा, 2/5 आपका यहाँ पर ये आ जाएगा। 8 घंटे और 2/5 का मतलब 5 अट्ठे 40, यानी कि 8.5 यहाँ पर आ जाएगा। 8.5 आवर्स में ये आपका, सॉरी 8.4 आपका यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि देखिए 4/10 है तो 0.4 आ जाएगा, ठीक है। तो जो पाइप है, जो टैंक है वो 8.4 आवर्स में पूरा भरा गया था। इसका मतलब ये है कि पाइप ए और पाइप बी ने 8.4 में कितना पानी भरा होगा, तो 8.4 में दोनों मिलकर काम कितना करते हैं, 8.4 है 5 काम करते हैं। तो इसको अगर देखा जाए तो यहाँ पर कितना आ गया है, ये आ जाता है आपका 40
42 कितना आ जाता है आपका 42 आ जाता है, 42 आ गया। लेकिन हमारे पास जो पानी था, मतलब जो कैपेसिटी थी वो सारी ही 36 थी। इसका मतलब ये है कि ए और बी ने मिलकर 42 में से अगर हम 36 घटाएं तो 6 यूनिट पानी जो है वो ज़्यादा यहाँ पर भर दिया था। अब 6 यूनिट पानी जो ज़्यादा भरा गया था उसको वेस्ट पाइप ने 3 घंटे में निकाला, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि 3 घंटे बाद ये देखा गया कि गलती से निकास पाइप भी खोल दिया गया है और फिर उसको तुरंत बंद कर दिया। यानी जो वेस्ट पाइप था जो पानी खाली कर रहा था टंकी को, उसको 3 घंटे के बाद बंद किया गया। तो ये बात पूरी यहाँ पर हो जाती है कि जो एक्स्ट्रा 6 यूनिट पानी है वो 3 घंटे में वेस्ट पाइप ने निकाल दिया होगा। ठीक है, तो 6 यूनिट जो पानी एक्स्ट्रा भरा गया 3 घंटे में उस वेस्ट पाइप ने निकाल दिया। तो यहाँ से एक चीज़ हमें पता चल गई कि वेस्ट पाइप की जो कैपेसिटी है वो 2 है। 2 क्या है कि वो 2 यूनिट वाटर को खाली कर सकता है 1 घंटे में। ठीक है, अब देखिए अगर पूरे टैंक को भर दिया जाए तो पूरी कैपेसिटी कितनी है 36 है, और वेस्ट पाइप जो है खाली कितना करता है 2 खाली करता है। तो इस तरह से 18 घंटे में वो पूरी भरी की भरी टंकी को खाली कर देगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया है तो एक बार क्विक रीजन मैं आपको देता हूँ कि 8 घंटे 24 मिनट 8 घंटे 24 मिनट को हम 8.4 आवर कह सकते हैं। 8.4 आवर में वो पूरा टैंक भरा गया था। दोनों मिलकर 5 यूनिट काम करते हैं। तो हमने पूरा काम निकाल लिया कि दोनों ने मिलकर कितना काम किया। तो टोटल इन्होंने मतलब 42 जो लीटर पानी है वो इसमें यहाँ पर भरा। लेकिन टंकी जो थी हमारी सिर्फ 36 लीटर की थी, तो 6 लीटर पानी जो है वो इसमें एक्स्ट्रा आ नहीं सकता। तो आ नहीं सकता तो वो पानी कहाँ गया, तो वो आपका जो वेस्ट पाइप था, जो निकास पाइप था वो खुला रह गया था। उसने 6 लीटर पानी को निकाल दिया था 3 घंटे में, क्योंकि 3 घंटे बाद उस पाइप को बंद किया गया था। तो 3 घंटे में 6 लीटर पानी को निकाला, यानी कि 1 घंटे में वो 2 लीटर पानी को निकालता है। तो अगर पूरी टंकी भर दी जाए 36 लीटर से तो 2 लीटर वो 1 घंटे में निकालता है। इस तरह से वो 18 घंटे में पूरी टंकी को खाली कर देगा। प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं। प्रति वर्ष किस साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 25 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। 25 वर्षों में तो 25 चौका 100 यानी कि अपने आप की 100% हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आप चाहें तो इसको यहाँ पर सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे? दोगुनी होने का मतलब क्या है, पी अगर प्रिंसिपल है तो उस पर हमें पी ही क्या इंटरेस्ट मिलेगा, तभी तो ये मिलकर क्या हो जाएगा 2p बनेगा। तो एसआई का फॉर्मूला होता है हमारा एसआई बराबर पी आर टी। पी आर टी डिवाइडेड बाई 100। पी हमने यहाँ पर क्यों लिया, क्योंकि हमें देखिए जितना प्रिंसिपल है उतना ही जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा, तभी तो हमारा अमाउंट दुगना होगा। ठीक है, तो पी से पी आपका यहाँ पर कट गया, 100 इधर आ जाएगा। आपका 100 इज इक्वल टू रेट पता करना है, टाइम 25 साल है तो 25 से 4 बार कटा, 4% आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलिए। द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 2 नंबर। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, अगर ए और बी 2 नंबर हैं तो उनका मीन प्रोपोर्शन होता है √AB। कितना दे रखा है आपका 10 दे रखा है। एंड द थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, अगर 2 नंबर दे रखे हैं तो B²/A इज इक्वल टू कितना 80 दे रखा है। बताना है कि दोनों नंबर क्या है, ए और बी की वैल्यू हमें यहाँ पर बतानी है। तो यहाँ से देखिए हम क्या कर सकते हैं, अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो ए बी की वैल्यू आपकी यहाँ पर 100 आ जाएगी। ठीक है, ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 100 आ जाएगी। अब यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए इज इक्वल टू 100/B आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं। इसको हम अगर पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा हमारा, ए की वैल्यू तो B² डिवाइडेड बाई 100 और बी नीचे आएगा यानी कि बी आपका ऊपर आ जाएगा, इज इक्वल टू 80। इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, बी का क्यूब इज इक्वल टू 8 इंटू 1000। अब क्यूब है तो इधर आके क्यूब रूट होगा, और ये 2 का क्यूब है, ये आपका 10 का क्यूब है, तो 2 गुणा 10 आपका 20 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यानी बी की वैल्यू आपकी क्या है 20 आ गई। एक वैल्यू आपकी यहाँ पर 20 आ रही है, तो 20 देखिए किस ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में आपको 20 दिखाई दे रहा है, तो दूसरा नंबर आपको निकालने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। फाइंड द एवरेज एनुअल परसेंटेज इंक्रीज राउंड ऑफ 2 डेसिमल प्लेसेस इन द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री ओवर द लास्ट डेकेड। 10 साल की बात हो रही है, 10 वर्षों की, दशक की बात की है इसने, डेकेड यहाँ पर देखिए। इफ द पॉपुलेशन इंक्रीज फ्रॉम 5,25,000 से 8,75,500 ड्यूरिंग दैट पीरियड, यानी 10 साल में अगर पॉपुलेशन इतनी बड़ी है 5,25,000 से 8,75,000 हो गई है, तो आपको बताना है कि जो परसेंटेज इंक्रीज है वो कितना हुआ है पर ईयर। ठीक है, पर ईयर बताना है, एनुअली, परसेंटेज इंक्रीज एनुअली। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आपका कितना बड़ा है, 5,25,000 से 8,75,500 होने का मतलब क्या है, तो 5 3 8 यानी कि 3,50,500, 3,50,500 जो जनसंख्या है वो आपकी 10 साल में यहाँ पर बढ़ी है। ठीक है, और अगर बात करें परसेंट की तो कितना परसेंट बढ़ी है, तो परसेंट के लिए कितने से बढ़ी है, इसको कर लेते हैं 5 25 0 0 0, 2 जीरो से 2 जीरो आपकी यहाँ पर कट जाती है, इंटू में 100 है तो 1 जीरो से 1 जीरो कटी। ये आपका कितना आ जाएगा, जब इसको आप और सॉल्व करेंगे तो 66.76 के जो है
नियर अबाउट ये आपका यहाँ पर आएगा। तो इतने परसेंट जो पॉपुलेशन है वो आपकी 10 साल में बढ़ी है। लेकिन यहाँ पर बताना है कि एनुअली कितनी बढ़ी है। तो ये आपकी 10 साल की थी, 1 साल की निकालने के लिए 10 से डिवाइड कर देंगे तो 6.676% आपका यहाँ पर एनुअल रेट ऑफ इंक्रीज आ जाएगा। और इसको इसने कहा कि 2 डेसिमल तक करना है, तो देखिए राउंड ऑफ करके ये 68 हो जाएगा, यानी कि 6.68% आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, radius of base of a conical vessel is 9 centimeter and its height is 64 centimeter. This vessel is full of water. This water is poured into a cylindrical vessel having base radius of 12. The depth of the water in the cylindrical vessel. क्वेश्चन आपसे क्या कहा है? क्वेश्चन कहा है कि एक शंकुआकार बर्तन है, ठीक है, एक शंकुआकार है इस तरह का, तो इसमें पानी है उसको एक सिलेंड्रिकल बर्तन में भरा जाता है, ठीक है। सिलेंड्रिकल बर्तन का क्या है, आपको यहाँ पर रेडियस दी हुई है 12, हाइट नहीं दे रही, हाइट आपको बताना है। तो इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, यानी कि ये आपका पूरा भरा हुआ था, इसका मतलब इसका जो वॉल्यूम है वो इस वॉल्यूम में हमें फिट करना है, जबकि रेडियस आपकी 12 हो और हाइट आपको फिर यहाँ पर बता देनी है। तो देखिए आपका जो कोन का जो आपका वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर कोन की सब चीज़ हमें दी हुई है, आर भी दिया है, ये रहा, रेडियस आपकी 9 है, हाइट आपकी 64 है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम जो होगा वो किसके वॉल्यूम के बराबर होगा, वो इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। इसका वॉल्यूम सिलेंडर का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, इसे मैं H1 ले लेता हूँ, इसे H2 ले लेता हूँ, इसे R1 और इसे R2, ठीक है। ये आपकी कोन की होगी, ये आपकी सिलेंडर की होगी। तो देखिए पाई से पाई हम यहाँ पर काट सकते हैं क्योंकि वॉल्यूम दोनों का सेम है। जो ये पानी है कोन वाला वो पानी आपको सिलेंडर में भरना है, यानी कि आपका जो वॉल्यूम है वो सेम है। तो पाई से पाई को हम यहाँ पर काट सकते हैं, तो पाई से हमने पाई को यहाँ पर काट दिया है। अब बचा है आपका कितना 1/3, आर कितनी है, आर आपकी 9 है, इंटू 9 इंटू 9 इंटू H1 कितनी है 64 इज इक्वल टू, इसकी आर कितनी दे रखी है 12 दे रखी है, 12 इंटू 12 इंटू हाइट हम यहाँ पर बतानी है। तो 3 से आपका 9 बार कटा है, ठीक है, और 3 से 12 को काटेंगे तो आपका 4 बार कटेगा, फिर से 3 को इससे काटेंगे, 3 तिया 9, 3 चौक 12, अभी आएगा आपका 4 चौक 16 और 16 को 64 से 4 बार यहाँ पर काट सकते हैं। यहाँ पर 3 बचा है, 4 बचा है, तो ये कितना आ जाएगा H2 आपका 12 आ जाएगा। हाइट ऑफ दी सिलेंडर जो है वो आपके यहाँ पर 12 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, अ शॉपकीपर बाइज 80 बुक्स फॉर द मार्क प्राइस ऑफ 76 बुक्स फ्रॉम ए होलसेलर। होलसेलर से 80 बुक उसने 76 के मार्क प्राइस में खरीद ली। इफ ही सेल दिस बुक बाई गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 1% ऑन दी ओरिजिनल मार्क प्राइस देन व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज। एक दुकानदार ने थोक विक्रेता से 76 किताबों के अंकित मूल्य पर 80 किताबें खरीदता है, ठीक है, समझने की बात है। यदि वह इन किताबों को मूल अंकित मूल्य पर 1% की छूट देकर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए इसने सबसे पहले आपसे क्या कहा है, इसने कहा कि 80 बुक थी, 80 बुक के MRP पर इसने 76 बुक को खरीद लिया। तो हम पहले मान लेते हैं कि जो मार्क प्राइस था वो आपका 100 था, ठीक है, समझते हुए चलेंगे, इजीली हो जाएगा। तो इसने 76 के मार्क प्राइस पर 80 बुक खरीदी, यानी कि टोटल जो CP हुआ इसका वो 76 इंटू 100 यानी कि 7600 हुआ, ठीक है। ये क्या हुआ आपका, ये आपका कॉस्ट प्राइस आ गया। अब मार्क प्राइस की अगर बात करें तो देखिए 80 बुक थी, 80 का मार्क प्राइस कितना हो जाएगा हमारा 8000 हो जाएगा, ठीक है। 80 का मार्क प्राइस क्या होगा हमारा 8000 होगा, 8000 होगा। लेकिन जो 80 बुक थी वो उसने 1% के डिस्काउंट देकर बेची है। तो 1% का डिस्काउंट मतलब अगर 100 की चीज़ है तो उसने 99 की बेची, तो 99 की इसने इसको बेचा है। तो इसकी जो ये यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 9 72, 8 9 72 और 7 आ जाएगा 79, ठीक है। तो 7920 ये आ जाएगा इसका क्या SP। तो अब इजीली CP भी हमारे पास, SP भी हमारे पास, हमें उसका लाभ प्रतिशत बताना है, प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। तो देख लीजिए यहाँ पर कितना डिफरेंस है, कितना बड़ा है, 7600 से 7920 यानी कि 320 जो है यहाँ पर आपका बढ़ गया है। तो 320 CP कितना है 7600 और इंटू में 100, 2 जीरो से 2 जीरो आपके यहाँ पर कट जाती है और ये आपका जब इसको करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा लगभग 4 पॉइंट, क्योंकि इसको 4 से अगर काटेंगे तो 19 चौका 76, 19 बार कटेगा ये नीचे, ठीक है। ये आपका 19 बार कटेगा और ये आपका कितनी बार कट जाएगा, ये आपका 80। तो देखिए 19 चौका 76 और फिर 40 बचा, 19 दूनी 38 और फिर 20, 19 एक 19, 4.21% आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए और लास्ट क्वेश्चन मैथमेटिक्स का। द हाउस ऑफ 2 फ्रेंड्स आर 2.8 किलोमीटर अपार्ट। दो फ्रेंड के जो हाउस है वो 2.8 किलोमीटर दूर है। दे स्टार्टेड फ्रॉम देयर होम टू मीट ईच अदर। वे मान लीजिए A है ये B है, इन दोनों के बीच की दूरी 2.8 किलोमीटर है,
ठीक है, ये इधर से चलता है, ये इधर से चलता है, दोनों की कुछ स्पीड है, एक की है 3.8 kmph, दूसरे की है 4.6, तो 3.8 है, एक की 4.6 है। तो ये कह रहा है हाउ मेनी मिनट्स विल दे टेक टू मीट, कितने मिनट के बाद वो दोनों जो है मिल जाएंगे, कितने मिनट के बाद मिलेंगे। देखिए डिस्टेंस ये है और स्पीड, जब दो लोग एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं तो स्पीड उनकी ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर इसकी स्पीड को हम ऐड करेंगे तो 8 से 14 4 4 8 8.4 kmph जो हो जाएगी आपकी स्पीड हो जाएगी, और 2.8 आपकी क्या है डिस्टेंस है। तो बस इसको इससे डिवाइड कर देंगे, 2.8 डिवाइडेड बाई 8.4, ये आपका आ जाएगा क्या, घंटा आ जाएगा। कितना, तो ये लगभग आपका कितना आ रहा है, ये आ रहा है 28 × 1/3 घंटे। ठीक है, 1/3 घंटे में आपकी कितनी मिनट होती है, तो इंटू 60 कर देंगे, 30 दूनी 60, 20 मिनट आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन हो जाते हैं। अब चलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज वाले सेक्शन पर, इसके भी आपको 10 क्वेश्चन यहाँ पर करने हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव टू फिल इन द ब्लैंक। एडजेक्टिव आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, व्हेन टीना स्टार्टेड ड्राइविंग हर मदर वॉज वेरी डैश अबाउट हर एक्सपीरियंस। लाउड एक्सपीरियंस का तो कोई सेंस नहीं बनता, इनक्विसाइड, फियर्स या फिर अट्रैक्टिव। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, इनक्विसाइड का मतलब क्या आता है, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुक होना। ठीक है, शोइंग एन इंटरेस्ट इन लर्निंग न्यू थिंग्स, या बहुत ही ज़्यादा कॉशियस होना किसी चीज़ को लेकर। तो जब टीना ने ड्राइविंग सीखी तो उसकी मदर बहुत ज़्यादा कॉशियस थी, बहुत ज़्यादा देखने के लिए उत्सुक थी। तो ऑप्शन नंबर 2 ही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये रहा, यहाँ पर देखिए जंबल्ड पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें सेंटेंसेस हैं, इनको आपको सही बताना है कि इनका जो सही ऑर्डर है वो क्या होगा। पहला है दीज गार्डन्स आर बिल्ट विद ड्यूरेबिलिटी इन माइंड। देखिए पहले ऑप्शन को पढ़ते ही पता चल रहा है कि पहले किसी गार्डन की बात यहाँ पर हो चुकी है। इसका मतलब आपका जो सेंटेंस है वो ए से तो स्टार्ट नहीं होगा, तो ए से कोई भी आपका यहाँ स्टार्ट भी नहीं है, तो कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। बी पढ़ते हैं, दे आर मीन टू इम्ब्यू देयर विजिटर्स विद फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ से हमें एक बात पता चल रही है कि किसी ना किसी गार्डन की यहाँ पहले बात हो चुकी है और उसी के बारे में यहाँ बात हो रही है, तो बी से भी आपका सेंटेंस स्टार्ट यहाँ पर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, विजिटिंग जैपनीज गार्डन इज़ अ यूनिक एक्सपीरियंस। यहाँ पर देखिए ये एकदम इंट्रोडक्शन वाली सी बात हमें देखने के लिए मिल रही है कि किसी जापानीज गार्डन में घूमना, विजिट करना, ये एक यूनिक एक्सपीरियंस हो सकता है। तो यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस है वो सी से स्टार्ट हो सकता है। अनलाइक अ नॉर्मल गार्डन विच इज़ सोली अ सेलिब्रेशन ऑफ नेचर। ठीक है, मैनी ऑफ हिस्टोरिक गार्डन्स दैट यू कैन विजिट इन जापान आर हंड्रेड्स ऑफ इवन थाउजेंड ऑफ ईयर्स ओल्ड। तो यहाँ पर जो बात है हमें ये क्लियर हो चुकी है कि जो हमारा सेंटेंस है वो सी से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, हमारा जो सेंटेंस है वो सी से ही स्टार्ट होगा, तो ऑप्शन 3 भी आपका यहाँ पर जो है वो गलत हो जाएगा। अब दूसरी हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या, अगर बात करें जो डी वाला है, तो अनलाइक अ नॉर्मल गार्डन विच इज सोली सेलिब्रेशन ऑफ नेचर द जापानीज गार्डन इज इन्फ्यूज्ड विद हिस्ट्री, आर्ट एंड स्पिरिचुअलिटी। तो इसने क्या बताया, इसने अब इस जापानीज गार्डन का क्या है, थोड़ा सा इसने कंपैरिजन किया है बाकी नॉर्मल गार्डन से। ठीक है, कि नॉर्मल गार्डन के मुकाबले में अगर हम जापानीज गार्डन में घूमते हैं तो उसमें हमें हिस्ट्री, आर्ट और स्पिरिचुअलिटी भी देखने के लिए मिलती है। तो सी से आपका क्या आ जाएगा, डी। सी से आपका डी कनेक्ट यहाँ पर हो रहा है। तो ये देखिए सी के बाद डी आपका एक ही ऑप्शन में है, बाकी आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये रहा, रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन कर्व केयरफुली एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द ब्रैकेटेड वर्ड। ओके, ब्रैकेटेड वर्ड जो है उसका एंटोनिम आपको इसमें फिल इन द जो ब्लैंक है उसमें फिल करना है। द वायर्स गॉट एंटेंगल्ड एंड इट टुक मी टू लॉन्ग टाइम टू फिक्स देम। नेहा, दैट्स सरप्राइजिंग, आई थॉट यू हैड ऑलरेडी डैश देम बिफोर स्टार्टिंग। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए एंटेंगल्ड का मतलब क्या होता है, एंटेंगल्ड का मतलब होता है ट्विस्टेड टुगेदर, यानी एक दूसरे में जो इलझ जाते हैं, बहुत बुरी तरीके से फंस जाते हैं। आपने देखा होगा वायर्स है या पतंग आपने अगर कभी उड़ाई होगी तो उसकी जो वायर है, डोर होती है, वो बहुत बुरी तरह से जो है एक दूसरे में इलझ जाती है, फंस जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, एंटेंगल्ड कहते हैं। तो यहाँ पर नेहा कह रही है कि ये सरप्राइजिंग है, मैंने सोचा कि तुमने उसको पहले ही क्या कर लिया होगा, बिफोर स्टार्टिंग, तो वो उलझी हुई थी तो उसको पहले ही सुलझा लिया होगा। तो सुलझाने का मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो इसका जो इसने अच्छा इसने एंटोनिम पूछा है, इसका क्या है, एंटोनिम पूछा है। तो अनरिवील्ड आएगा, इंटरलेस्ड आएगा, डिसबैंडेड आएगा या फिर एंटवाइंड आएगा। ठीक है, तो अगर बात करें यहाँ पर इंटरलेस्ड की, तो इंटरलेस्ड क्या है, इसका एक सिनोनिम है। सिनोनिम क्यों है, क्योंकि इंटरलेस्ड का मतलब होता है क्रॉस्ड और वोन टुगेदर। तो इंटरलेस्ड तो आपका यहाँ पर नहीं आ सकता। ठीक है, सॉरी, इंटरलेस्ड तो आपका यहाँ पर नहीं आ सकता। अगर बात करें डिसबैंड की, डिसबैंड का मतलब होता है ब्रेकअप और ऑर्गेनाइज, ब्रेकअप एंड ऑर्गेनाइज ग्रुप। कोई ऑर्गेनाइज ग्रुप है बैठा हुआ है, उसको आकर ब्रेकअप कर देना, तोड़ फोड़ कर देना, तो डिसबैंड भी आपका यहाँ पर सही आंसर नहीं होगा। एंटवाइंड, एंटवाइंड जो है वो क्या होता है,
ट्विस्टेड अराउंड या ट्विस्टेड टुगेदर, तो ये भी क्या है आपका यहाँ पर सिनोनिम का काम कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। हमसे पूछा है एंटोनिम, तो अनरिवील्ड जो होगा वो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर फर्स्ट वाला होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। तो अंडरलाइन सेगमेंट जो है बीइंग अ पर्सन हु हैड अ हैबिट ऑफ ईटिंग एक्सेसिवली एंड ग्रीडली। अच्छा देखिए, इसकी बात हम पहले ही कर चुके हैं। जो खाने का जो बहुत ज़्यादा खाऊ हो खाने वाला, तो उसको हमने क्या कहा था, गॉर्मेट और ग्लटन, इन दो के बारे में, इन दो को मैंने दो का डिफरेंस भी आपको क्या बताया था। तो जो बहुत ज़्यादा खाने का ग्रीडी हो, एक्सेसिवली खाता हो और ग्रीडली खाता हो, तो उसको कहते हैं ग्लटन। उसको क्या कहते हैं, ग्लटन। गॉर्मेट का मतलब क्या होता है, जो खाने का शौकीन हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो ज़्यादा ही खाता हो, खाने का शौकीन हो, अच्छी अच्छी प्रकार के व्यंजनों को खाने का शौकीन हो, उसको गॉर्मेट। एस्थेटिक की बात करें तो एस्थेटिक कहते हैं जो अपने जो फिजिकल वर्ल्ड है उसको अवॉइड कर दिया हो, लग्जरी लाइफ को अवॉइड कर दिया हो, और वो हिंदी में अगर बात करें तो सन्यासी जो होते हैं उनको एस्थेटिक। और एपिक्योर की का मतलब है, तो ये भी आपका जो है गवर्नमेंट का ही सिनोनिम होता है, जो खाने का शौकीन हो, अच्छे खाने का, लेकिन बहुत ज़्यादा ना खाता हो। और ग्लूटेन क्या होता है, पेटू, इसको एक वर्ड पेटू कह सकते हैं, जो मतलब बस खाना चाहिए उसको कैसा भी दे दो। तो ग्रिडली और एक्सेसिवली ईटिंग जो करता है उसको कहते हैं ग्लूटेन। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। आइडेंटिफाई इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन पैराग्राफ। गिवन पैराग्राफ में इनकरेक्टली कौन कौन सा है, तो यहाँ पर 4 दिए हैं, हमें उन सिर्फ 4 पर ही फोकस करना है। इंट्रिकेट, इंट्रिकेट हमने अभी अभी पढ़ा है। इंट्रिकेट का मतलब क्या होता है, वेरी कॉम्प्लिकेटेड, और इसकी जो स्पेलिंग है वो यहाँ पर क्या है, देखते हैं। इंट्रिकेट यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा हुआ है। उसके बाद है यहाँ पर इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट होता है जो हमारे अंदर क्या है, जो नेचुरल टेंडेंसी होती है उसको इंस्टिंक्ट कहते हैं। और इंस्टिंक्ट जो है वो आपका यहाँ पर इसमें कहाँ जगह है, लिबरेंट शेप्ड बाई एक्सपीरियंस, इमोशन एंड सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस भी आपका यहाँ पर सही लिखा हुआ है। सबकॉन्शियस माइंड जो होता है आपका क्या है, जिसमें आपकी चीज़ स्टोर रहती है, एक तरह से हम कह सकते हैं। और कॉग्निटिव बाइसेस ऑफन डिस्टॉर्ट रेशनल जजमेंट, लीडिंग इंडिविजुअल मेक डिसीजन ड्राइवन बाई इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट भी आपका यहाँ पर सही लिखा हुआ है। ये जो वर्ड लिखा है आपका, ठीक है, लेबिरेंथ, ये आपका यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्या लिखा है आपका यहाँ पर गलत लिखा हुआ। इसका मीनिंग क्या होता है, पहले तो इसकी सही स्पेलिंग क्या होती है, तो इसकी सही स्पेलिंग होती है LABYRINTH। ठीक है, यहाँ पर RE लिखा हुआ है, लेकिन ये आर के बाद आई होता है। इसका मतलब होता है जो थोड़ी कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूजिंग नेटवर्क होता है, कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूजिंग, थोड़ा कॉम्प्लेक्स, जटिल और कंफ्यूजिंग हो। ठीक है, हिंदी में अगर एक वर्ड में बोलूँ तो भूल भुलैया, भूल भुलैया कह सकते हैं। ये इसकी जो है करेक्ट स्पेलिंग होती है, तो यही यहाँ पर गलत था। ऑप्शन 3 आपको यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव बताना है आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक के लिए। मिस्टर मल्होत्रा द साइंटिस्ट डैश साइंटिस्ट, तो कैसे साइंटिस्ट आइडेंटिफाइड दी एंड रेक्टिफाइड द माइनर एरर इन द रीडिंग्स। जो रीडिंग्स में माइनर एरर होती हैं उनको भी क्या है, आइडेंटिफाई कर लेते हैं और रेक्टिफाई करते हैं। तो यहाँ पर ओवरवेलमिंग आएगा, स्ट्रॉन्ग विल्ड आएगा, कीन आइड आएगा, या फिर ओल्ड फैशन आएगा। तो ओवरवेलमिंग का मतलब क्या होता है, वेरी गुड इन अमाउंट, अमाउंट में बहुत ज़्यादा होना, तो यहाँ पर इसका कोई सेंस नहीं बनता है। स्ट्रॉन्ग विल्ड की अगर बात करें तो डिटरमाइन होना किसी काम को लेकर कि भाई मैं ये चाहता हूँ, मैं यही करूँगा, ये स्ट्रॉन्ग विल है कि हमने जो सोचा है हम वो करके रहेंगे। तो यहाँ पर भी मिस्टर मल्होत्रा स्ट्रॉन्ग विल्ड साइंटिस्ट नहीं कह सकते हैं, ये अप्रोप्रिएट नहीं होगा। तो ये आंसर आपको ये भी नहीं होगा। कीन आइड, कीन आइड जो होगा वो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। कीन आइड का मतलब क्या होता है, हैविंग शार्प विजन एंड ब्रिंग वेरी ऑब्जर्वेंट, बीइंग और वेरी ऑब्जर्वेंट, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट होना किसी चीज़ को लेकर, और शार्प विजन रखना, वो क्या होता है आपका कीन आइड कहलाता है। तो मिस्टर मल्होत्रा कीन आइड साइंटिस्ट बिल्कुल सही होगा। ओल्ड फैशन का मतलब जो अब चलन में ना हो चीज़, तो ये भी आपका सही नहीं होगा। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड मेड एवरी एफर्ट। मेड एवरी एफर्ट का मतलब होता है, मतलब हर संभव प्रयास करना, जिसको हिंदी में कह सकते हैं। हर पेरेंट्स मेड एवरी एफर्ट टू परसुएड हर टू मैरी दैट बॉय। उसके पेरेंट्स ने सारे सारे प्रयास किए उसको मनाने के लिए, उस लड़के से मैरिज करने के लिए, विवाह करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा मूव हेवन एंड अर्थ। मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब क्या होता है, तो मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब भी यही होता है कि हर संभव प्रयास करना, इधर उधर को, मूव हेवन एंड अर्थ। ठीक है, यानी स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक सब में घूम जाना, सारी चीज़ें बता देना, उसके सारे फायदे बता देना उसको मनाने के लिए। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। रब्ड शोल्डर का मतलब क्या होता है, किसी के साथ बैठकर टाइम स्पेंड करना। ठीक है, रब्ड शोल्डर, कंधे से कंधा मिलाकर रहना भी आप कह सकते हैं समझने के लिए। तो यहाँ पर ये इसका सही आंसर नहीं होगा। स्पोक इन वन वॉइस मतलब किसी के साथ, किसी के विचारों के साथ फुल्ली अग्रीमेंट होना, फुल्ली एग्री होना, उसको कहते हैं। बर्न द कैंडल्स एट द बोथ एंड्स।
बर्न द कैंडल एट द बोथ एंड का मतलब क्या होता है? टू मेक एक्सेसिवली हार्ड फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, यानी कि अर्ली मॉर्निंग से लेकर और नाइट तक पूरे मेहनत के साथ काम करना, बर्न द कैंडल्स एट बोथ एंड कहते हैं उसको, यानी हार्ड वर्क करना। तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग आपको बताना है। रवि नोज, तो देखिए नोज आ रहा है, इसका मतलब क्या है? आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है, तो पॉजिटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव आपका क्वेश्चन टैग होगा, ये नहीं होगा, इज नहीं होगा, हैड नहीं होगा, डज आपका सही आ जाएगा, डजंट ही, ठीक है, डज वाला आएगा, और क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव आएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो यहाँ पर क्या है? आपका अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है अंडरलाइन वर्ड का। रिचार्ड कहता है डिड यू हियर अबाउट द फायर एट वेयर हाउस, इट वॉज ए कोलोसल डिजास्टर। जय कहता है यस द डैमेज वॉज इमेंस, डैमेज जो था वो आपका इमेंस था। तो कोलोसल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा भयंकर, ह्यूज कह सकते हैं, ह्यूज, और या फिर वास्ट भी आप कह सकते हैं। वास्ट का मतलब क्या होता है? ह्यूज ही होता है। तो इसका क्या बताना है आपको? अंडरलाइन वर्ड का सिनोनिम बताना है। तो इसका सिनोनिम क्या हो सकता है? इनसिग्निफिकेंट, मिनिस्क्यूल, गार्गेंटम या फिर ट्रिवियल। तो इनसिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है? इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है जो चीज़ मतलब अनइम्पोर्टेंट हो। तो अनइम्पोर्टेंट का तो यहाँ पर कोई सेंस नहीं बनता। मिनिस्क्यूल की अगर बात करें तो एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत ज़्यादा छोटी नहीं, यहाँ पर बहुत बड़ी फायर की बात हो रही है। ये जो वर्ड है आपका गार्गेंटॉन, इसका ये यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इसका मतलब भी क्या होता है? जो आपकी चीज़ इनॉर्मस हो, जिजेंटिक हो, बहुत ज़्यादा बड़ी हो, ठीक है। तो ऑप्शन 3 आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें तो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द प्रोवर्ब वेयर इग्नोरेंस इज ब्लिस डैश, इट्स फॉली टू बी फूलिश, इट्स फॉली टू बी वाइज, इट्स फॉली टू बी रूड, इट्स फॉली टू बी गुड। तो ये आपका क्या है? प्रोवर्ब होता है। तो सेकंड वाला आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, इट्स फॉली टू बी वाइज, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इफ यू आर हैप्पी नॉट नोइंग द ट्रुथ, इट इज फुलिश टू सीक दैट नॉलेज, ठीक है। ये इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका एक प्रोवर्ब हो गया, जैसे कहते हैं ना ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। तो इसी तरह से ये भी आपका क्या है? एक प्रोवर्ब होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से इंग्लिश के भी आपको 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब चलते हैं हिंदी भाषा पर, इसके भी आपको 10 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट करने हैं। चलते हैं पहले पर। पहला आपका ये रहा, निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ें और त्रुटि पहचान कर शुद्ध वाक्य चुनें। शुद्ध वाक्य चुनना है। तो इस पुस्तकालय में, देखिए पुस्तकालय गलत लिखा हुआ है, दूसरे में भी आप, अच्छा यहाँ पर गलत है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं। इसमें भी पुस्तकालय गलत है, इसमें भी पुस्तकालय गलत है, और इसमें भी पुस्तकालय गलत है। तो देखिए कितनी आसानी से एक ही वर्ड ने सारे सेंटेंसेस को छांट दिया जो गलत थे। तीसरा वाला जो है, इस पुस्तकालय में ढेरों प्राचीन ग्रंथ हैं, तुम यहाँ आराम से पढ़ सकते हो। तो ऑप्शन 3 जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। नारद पुरंदर के पास गए, ठीक है। पुरंदर का यहाँ पर रेखांकित शब्द का पर्यायवाची बताना है। इंद्र, विष्णु, महेश या फिर ब्रह्मा। तो पुरंदर जो है वो आपका किसका पर्यायवाची है? वो है आपका इंद्र का। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इंद्र के और भी आपको पर्यायवाची पता होने चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंद्र का पर्यायवाची होता है आपका देवराज। उसके अलावा इंद्र का पर्यायवाची होता है आपका देवेंद्र। उसके अलावा होता है आपका महेंद्र। उसके बाद इंद्र का एक और पर्यायवाची होता है आपका सुरेश। उसके अलावा अगर और बात करें तो होता है आपका वज्री। ये आपका क्या है? इंपॉर्टेंट है। और अमरपति, अमरपति और सुरपति भी क्या है? आपके इंद्र के पर्यायवाची होते हैं। उसके बाद विष्णु की अगर बात करें तो विष्णु के पर्यायवाची की हम यहाँ पर देख लेते हैं। विष्णु के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? तो विष्णु के आपके हरि, हरि है, नारायण है, ठीक है। मैं सारे लिख नहीं रहा हूँ, बोल देता हूँ। हरि है, नारायण है, उसके अलावा माधव है, केशव है, चक्रपाणी है और विशंबर है। महेश की अगर बात करें तो महेश की बात हम यहाँ पर करते हैं। महेश कहते हैं शिव को, और शिव के जो यहाँ पर पर्यायवाची हो जाएंगे वो आप जानते हैं शंकर। शंकर के अलावा महादेव, नीलकंठ, रुद्रा, भोलेनाथ, विश्वनाथ, गंगाधर, त्रिलोचन, ये सब क्या है? ये महेश के आपके शंकर के, शिव जी के पर्यायवाची हो जाएंगे। ब्रह्मा की अगर बात करें तो ब्रह्मा के आपके पर्यायवाची क्या क्या हो जाएंगे? आपके सृष्टा, ठीक है। सृष्टा के अलावा आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? विधाता। विधाता के अलावा विधि, विधि के अलावा चतुरानन, पितामह, पितामह के अलावा स्वयंभू, कमलासन, अज, विधि, ये सब क्या है? आपके सारे पर्यायवाची हो जाएंगे। देखिए मैंने लिखा ऐसे ही है लेकिन बोल दिया है, आप इसको लिख लेंगे, नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। आंसर आपका यहाँ पर फर्स्ट वाला होगा इंद्र। पुरंदर किसका पर्यायवाची है? इंद्र का। क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। एक सार्थक गद्यांश के निर्माण हेतु निम्नलिखित वाक्यों का सही क्रम आपको यहाँ पर लगाना है। इनकी 3 रचनाएं उपलब्ध हैं इसलिए इन्हें जायसी कहा जाता है। ये अमेठी के निकट जायस के रहने वाले थे। सूफी काव्य परंपरा के श्रेष्ठ
कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। तो देखिए यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो शुरुआत है वो किसके बारे में बात हो रही है, इससे होती है। तो डी से आपके यहाँ पर शुरुआत होगी, तो बी और ए आपके यहाँ पर गलत हो जाएंगे। सूफी काव्य परंपरा के श्रेष्ठ मलिक श्रेष्ठ कवि कौन है? मलिक मोहम्मद हैं। ठीक है, ये अमेठी के निकट जायस के रहने वाले थे, बिल्कुल सही है। कौन थे, कहाँ के थे, इन्हें जायसी क्यों कहा जाता है और इनकी कितनी रचनाएं हैं, ये बिल्कुल सही आपका यहाँ पर जो है वो हो जाएगा। ये अमेठी के निकट जायस के रहने वाले थे, तो डी के बाद सी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 में है, इसलिए इन्हें जायसी कहा जाता है। इनकी 3 रचनाएं उपलब्ध हैं, तो सी के बाद बी और ए आपका ये सही जो क्रम है वो आपका हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 आपका, रमेश डैश चलता है, नहीं चलता, अति चलता, भागला चलता या धीरे धीरे चलता है। तो क्रिया विशेषण की बात इसने पूछी थी, तो क्रिया की विशेषता बता रहा है धीरे धीरे, सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, महाभारत में द्रौपदी के चीर हरण का प्रसंग प्रचलित है। वाक्यांश, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची। चीर का मतलब क्या होता है? केश, वस्त्र, अभिमान या फिर इज्जत। इज्जत है ये, इज्जत नहीं है। ठीक है, तो चीर का मतलब होता है वस्त्र। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। केश किसको कहते हैं? आपका केश आपके बालों को कहते हैं। अभिमान और इज्जत आप सब जानते ही हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6, एक सार्थक गद्यांश के निर्माण हेतु सही क्रम बताना है। दंगों में वे एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। हिंदू मुस्लिम भाई भाई कहलाते थे। हिंदी क्षेत्र को विभाजन का अनुभव दूर से हुआ, इसलिए विभाजन की त्रासदी से हिंदी साहित्य कम प्रभावित हुआ। तो यहाँ पर देखिए सही क्रम आपका क्या हो सकता है। तो सही क्रम की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो सही क्रम देखिए आपका यहाँ पर क्या होगा, हिंदू मुस्लिम भाई भाई कहलाते थे। ये बिल्कुल सही बात लग रही है पहले, यानी कि बी से आपका स्टार्ट हो जाएगा, तो सी से नहीं होगा। बी से स्टार्ट हुआ है, उसके बाद कह रहा है कि दंगों में एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। ये बात बिल्कुल सही है। बी के बाद ए आया, तो ये बी के बाद सी वाला गलत हो जाएगा। अब अगला जो सेंटेंस है वो हमें उत्तर दे देगा। तो हिंदी क्षेत्र को विभाजन का अनुभव दूर से हुआ। हिंदी क्षेत्र को विभाजन का अनुभव दूर से हुआ, तो कहीं ना कहीं यही हमारा जो आंसर है वो सही हो जाएगा। इसलिए विभाजन की, देखिए यहाँ पर रिजल्ट दिया है कि क्या हुआ, विभाजन का अनुभव जो है वो देर से हुआ। मुझे लगता है कि देर होगा, यहाँ पर देर से हुआ, इसलिए विभाजन की त्रासदी से हिंदी साहित्य कम प्रभावित हुआ। तो बी ए सी डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 7 देखिए, अंजलि डैश किताब पढ़ी, को, के लिए, से, ने आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। कर्ता कारक है, तो अंजलि ने किताब पढ़ी। प्रश्न नंबर 8, शैतान की आंत, मुहावरे का अर्थ क्या है? छोटी वस्तु, अनपढ़ वस्तु, बेकार वस्तु, बहुत लंबी वस्तु को कहते हैं शैतान की आंत। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और रिक्त स्थान की पूर्ति उचित परिमाणवाचक विशेषण से करनी है। रमेश बाजार जाकर बड़े प्याज ले आओ, 2 किलो प्याज ले आओ, 4-5 प्याज ले आओ या फिर छोटे प्याज ले आओ। ठीक है, तो यहाँ पर परिमाणवाचक की बात है। परिमाण मतलब जो चीज़ आपकी नापतोल में आती है उसको परिमाणवाचक कहते हैं। तो 2 किलो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। रमेश बाजार जाकर 2 किलो प्याज ले आओ। प्रश्न नंबर 10 और इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न, जो तेजी से चलने वाला है उसे क्या कहते हैं? उसे द्रुतगामी, अधोगामी, ऊर्ध्वगामी या फिर आगामी। तो जो तेजी से चलता है उसको कहते हैं द्रुतगामी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। अधोगामी, अधो का मतलब होता है नीचे और गामी का मतलब जाने वाला यानी कि नीचे जाने वाला। ऊर्ध्व का मतलब होता है ऊपर और गामी का मतलब जाने वाला यानी ऊपर जाने वाला। ठीक है, आगामी का मतलब है आगे आने वाला, आगे आने वाला। ठीक है, तो इन चारों के हमने यहाँ पर अर्थ देख लिए हैं। तेजी से चलने वाले के लिए जो उपयुक्त शब्द होगा वो आपका द्रुतगामी होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए और इस प्रैक्टिस सेट के टोटल 50 क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए।